नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड के हालिया आंकड़े बताते हैं कि मार्च में लगभग 72% लार्ज कैप फंड बेंचमार्क को बीट करने में कामयाब रहे हैं। मतलब उनके अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क से लार्ज कैप फंड ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दे चुके हैं। तो हाल के समय में लार्ज कैप फंड बाकी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में प्रदर्शन के मामले में अव्वल रहे हैं। आज जरा समझेंगे क्या अभी है लार्ज कैप में निवेश के मौके, क्या रहे लार्ज कैप में निवेश की स्ट्रैटेजी और खास तौर पर वॉलेटिलिटी में लार्ज कैप स्टॉक कैसे हैं कारगर, और बताएंगे आपको आज टॉप लार्ज कैप फंड भी। इसी पर आज बातचीत करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर। हेमंत जी और विश्वजीत जी, दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस शो में शामिल होने के लिए। अगर आंकड़ों पर ही गौर किया जाए तो ये मालूम चलता है कि हालिया जो प्रदर्शन है, और ये ऐसा टाइम रहा पिछले एक महीने का जब बाजार में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखी गई है, ज़बरदस्त करेक्शन का माहौल देखा गया है। ऐसे टाइम में लार्ज कैप का जो प्रदर्शन है वो अच्छा देखा गया है। एक टाइम पर लार्ज कैप काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो पिकअप कर रहा है। मैं हेमंत जी आपसे समझना चाहूँगी क्या है इन आंकड़ों के मायने। अगर अराउंड 72% फंड्स अगर महीने भर के एक स्पैन में अपने बेंचमार्क को बीट करते हैं, तो क्या ये इसके फ्यूचर परफॉर्मेंस को दर्शाता है आने वाले टाइम में? क्या लार्ज कैप इज द वे? स्वाति, आई थिंक जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम पिछले कुछ समय की परफॉर्मेंस देखें, जैसे 1 या 2 महीना, एक क्वार्टर भी, तो डेफिनेटली लार्ज कैप की जो परफॉर्मेंस है अच्छी है। और जैसा आपने कहा कि काफी सारे ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। जहां तक लार्ज कैप का पोर्टफोलियो में जगह का सवाल है, देखिए लार्ज कैप की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं टॉप 100 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, यानी जो दिग्गज कंपनियां हैं हमारे देश की, वो लार्ज कैप में आती हैं। तो ये जानते हुए कि इक्विटी बाय इटसेल्फ एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, तो लार्ज कैप का जो जगह है आपके पोर्टफोलियो में हमेशा बना रहे। इशू सिर्फ दो होते हैं। एक स्वाति इशू ये होता है कि आप कितना पैसा लार्ज कैप में लगाएंगे, दूसरा किस तरीके से लगाएंगे। और उसमें इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। एक प्योर लार्ज कैप फंड है, इंडेक्स फंड है पैसे में, उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप है, मल्टी कैप है, और डिफरेंट कैटेगरीज है, फ्लेक्सी कैप है, जिनके द्वारा आप लार्ज कैप में एलोकेशन दे सकते हो। अब अगर हम करंट ट्रेंड की बात करें, आपने जैसा खुद ही कहा कि बहुत छोटे समय की बात है, तो बहुत छोटे पीरियड की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो हमेशा जगह तो है लार्ज कैप की, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से उसमें निवेश करते हैं। मेरा ये मानना है कि आम निवेशकों के लिए, क्योंकि पोर्टफोलियो में रीअलाइनमेंट, रीबैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है विद इन 3 सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो लार्ज कैप की जगह डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में है। लेकिन बेटर तरीका मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप अपनी एलोकेशन ये 3 कैटेगरीज जो है, जैसे फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप या मल्टी कैप, उनमें लें तो दो फायदे होंगे। एक तो आपको खुद को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, दूसरा फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जिस तरह का माहौल मार्केट में देखते हैं डिफरेंट सेगमेंट का, उस हिसाब के आपके आपके जो पोर्टफोलियो में आपकी जो एलोकेशन है उसको रीबैलेंस कर पाएंगे। तो बिल्कुल किसी भी, मेरा ये भी मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो, बहुत एक्टिवली अपना पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करते हो, तो आराम से 50% तो आप लार्ज कैप में डाल ही सकते हो। तो उतना पोर्शन लार्ज कैप में होना जरूरी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। यस, वो ऐसे फेजेस आएंगे जब, अगर जैसे आपने परफॉर्मेंस की बात की, अगर मैं 2 साल, 3 साल, 5 साल में जाऊं, तो फिर मिड कैप, स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस ज्यादा है। तो समय समय की बात है, अलग अलग जो जो मार्केट सेगमेंट है वो परफॉर्म करेंगे। तीनों सेगमेंट की जगह है, बट यस, एक किसी भी आम निवेशक के लिए लॉन्ग टर्म में बायस थोड़ा सा लार्ज कैप, यानी रुझान थोड़ा लार्ज कैप की तरफ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और विश्वजीत जी, हम एक ऐसे टाइम फ्रेम की अभी बात करें जब बाजार में वॉलेटिलिटी का दौर जारी है पिछले कई महीनों से। आपको लग रहा है कि एक पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाने के लिए लार्ज कैप का होना बेहद ज़रूरी है? क्योंकि एक तरीके से लोग लार्ज कैप को भूल ही गए थे। मिड, स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप में एक्सपोजर के अलग तरीके भी सामने आ रहे थे। फ्लेक्सी कैप हो गया, उसके थ्रू लार्ज कैप एक्सपोजर लिया जा रहा है, या इवन लार्ज एंड मिड कैप है, या ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू लार्ज कैप में एक्सपोजर लिया। बट एक प्योर लार्ज कैप फंड एक पोर्टफोलियो में होना कितना ज़रूरी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी? स्वाति जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि निवेशक जो है रिटर्न्स को चेज करते हैं।
तो अगर मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत अच्छी रिटर्न्स दिखती है तो लोग ज्यादातर अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ चले जाते हैं और सडनली वो ऐसा कहते हैं कि मैं बड़ा एग्रेसिव निवेशक हूँ। बट जैसा अभी बिल्कुल हेमंत जी ने बताया, ये साइकिल्स है। ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप तीनों एक साथ रिटर्न्स देंगे। हो सकता है कभी मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा रिटर्न्स आए हैं, कभी लार्ज कैप में ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। और वैल्यूएशंस का भी एक खेल है। अभी जैसे हम काफी समय से देख रहे हैं कि लार्ज कैप की जो वैल्यूएशंस थी वो काफी फेयर थी और मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे थे। तो इसलिए लार्ज कैप का अपने आप में एक पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जगह अपने आप बन जाती है। और ऑब्वियसली ये पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी तो लाते ही है। ये इंडिया की टॉप 100 कंपनियां हैं। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं तो ड्रॉ डाउन होता है अगर मार्केट में, तो लार्ज कैप कम फॉल करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। तो ये इनकी सबसे अच्छी खास बात है। और ये क्योंकि टॉप 100 कंपनियां हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स देखने को ही मिलेंगे। कुछ फेजेस में आपको यहाँ पे भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। प्योर लार्ज कैप फंड अवश्य होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, चाहे वो इंडेक्स में हो, पैसिव में हो या वो एक्टिव में हो। मेरा ऐसा मानना है कि एक्टिव फंड मैनेजर्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं अगर लंबे समय की रेस देखें। और शॉर्ट टर्म में हो सकता है कभी इंडेक्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया हो, बट लॉन्ग टर्म में देखें तो एक्टिव फंड मैनेजर्स, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि अपने बेंचमार्क को बीट करना है। तो अल्फा अगर आपने जनरेट करना है तो एक्टिव फंड मैनेजर्स के साथ आप जा सकते हैं और वहां पे अपना लार्ज कैप पोर्शन एलोकेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा-सा और इंक्रीज़ करना चाहते हैं, कंज़र्वेटिव निवेशक हैं, तो ज़रूर जैसे फ्लेक्सी कैप फंड है, हेमंत जी ने भी बताया, या लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वहाँ पे थोड़ा-सा फ्रीडम आपको ज़्यादा मिल जाता है फंड मैनेजर को। बट प्योर लार्ज कैप फंड बहुत आवश्यक है आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देने। बिल्कुल। कौन से ऐसे गोल्स हैं किसी के इन्वेस्टर के, हेमंत जी, आपको लगता है उसके लिए एक लार्ज कैप फंड फिट बैठ सकता है? अ, एक ऐसा गोल जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना है और आप उससे पैसे नहीं निकालेंगे, चाहे बाजार के कितने भी साइकिल्स उतार चढ़ाव के निकल जाएं, लेकिन ये जो एक फंड है आपके इस गोल के लिए डटा रहेगा। नहीं स्वाति, देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि हम मार्केट की जब बात करते हैं तो तीन इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और ये क्योंकि लार्ज कैप जो है टॉप 100 कंपनीज हैं, तो चाहे आपका मीडियम टर्म गोल हो, चाहे आपका लॉन्ग टर्म का गोल हो, लार्ज कैप तो जैसा मैंने तभी कहा था कि उसमें रुझान होना आपका बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए इक्विटी, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। और अब बहुत ज्यादा एलोकेशन आप मिड कैप में कर दें, स्मॉल कैप में कर दें, सेक्टर थीमेटिक में कर दें, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। इनफैक्ट कभी ना कभी वो आपको इतना बेचैन कर सकता है कि आप कहीं ना कहीं ऐसा कोई डिसीजन ले बैठेंगे जिससे आपके लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्यूचर के ऊपर फर्क पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मीडियम टर्म में भी किसी हाइब्रिड इक्विटी हाइब्रिड फंड में भी आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप उनके पोर्टफोलियो का एनालिसिस करें, तो वहां पे आप देखेंगे कि ज्यादा जो बायस है, ज्यादा एलोकेशन जो है हमेशा लार्ज कैप पे रहेगा। तो आई थिंक अगर आप चाहते हो कि इक्विटी मार्केट की नेचर को समझते हुए, जहां पे वॉलेटिलिटी जो है बहुत ही नेचुरल फिनोमिनन है, अगर आप कुछ तरह की स्टेबिलिटी चाहते हो, तो लार्ज कैप का होना बहुत ही जरूरी है। मेरा ये मानना है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि उनमें इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल, देखिए क्या होता है कि लार्ज कैप होना बहुत जरूरी है, लार्ज कैप फंड भी हो सकता है। एज ए कॉमन इन्वेस्टर आपके लिए उसको रीबैलेंसिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कब लार्ज कैप में से कम करें, कब ज्यादा करें। और हर बार जब आप खुद करेंगे तो उसमें टैक्स इंप्लीकेशन होगी, मार्केट टाइमिंग होगी। तीनों सेगमेंट जो मैंने कहा था, तीनों वैरायटी ऑफ जो फंड्स हैं, उसमें अगर आप एलोकेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप रुझान भी बना सकते हैं लार्ज कैप का, टैक्स एफिशिएंसी भी ला सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी ला सकते हैं। तो कैसा भी आपका समय हो, कैसा भी, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो एज एसेट एलोकेशन, तो लार्ज कैप हैज टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिल्कुल। आप जानते हैं, ज़रा दोनों ही एक्सपर्ट से कौन से लार्ज कैप फंड्स वो सजेस्ट करेंगे पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर्स ऐड करें? विश्वजीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कैसे लार्ज कैप फंड्स आपको आजकल के इस मार्केट में पसंद आ रहे हैं? जी, बिल्कुल स्वाति जी, अगर हम टॉप 4-5 फंड्स की बात करें, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ये बिल्कुल हीरोज हैं। काफी लंबे समय से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, ड्रॉप डाउन भी काफी कम है, मतलब आपको वॉलेटिलिटी जो है काफी कम है। और इनके जो फंड मैनेजर्स हैं काफी लंबे समय से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। अगर रिटर्न्स भी देखें सिंस इंसेप्शन, तो आईसीआईसीआई ने 14.96% या करीब-करीब 15% की रिटर्न, और यहीं पर आदित्य बिरला सन लाइफ और ये निप्पॉन को भी देखें तो 16-17% की रिटर्न इन्होंने दी है। बाकी के जो फंड्स मैं आपको ऐड ऐड करना चाहूंगा वो है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड,
कोटक ब्लू चिप फंड, और इसके अलावा मेरे हिसाब से अगर पांचवा फंड हमें लेना है तो डीएसपी लार्ज कैप फंड। तो ये पांचों ही फंड्स काफी लंबे समय से हैं। अगर हम रिटर्न्स देखें, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखें, तो काफी अच्छा है, अल्फा जनरेट किया है काफी लंबे समय से। तो मेरे हिसाब से ये पांच फंड्स प्योर लार्ज कैप पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किए जा सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आपको ये पांचों ही फंड लेने हैं। आपके पोर्टफोलियो में एक या दो फंड्स लार्ज कैप बहुत है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं। तो एक से दो लार्ज कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, और ये कुछ पसंदीदा फंड्स है विश्वजीत जी के, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। हेमंत जी, आपके पसंद कौन से फंड्स रहेंगे? जिस बात आई थिंक जब हम लार्ज कैप की बात करते हैं तो दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं देखूंगा। कौन से फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है, कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में कैसी है, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो कैसी है, और लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक्स और किस तरह के सेक्टर उसके अंदर है। तो आई थिंक अगर मैं प्रेजेंटली अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कुछ फंड जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो आईसीआईसीआई ब्लू चिप, बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है उसका। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, कुछ फंड्स रिपीट है जो आई थिंक विश्वजीत ने कहा है उसमें से। कोटक ब्लू चिप बहुत अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। उसके बाद इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप, अगेन आई थिंक एक बहुत ही बेहतरीन फंड है जिसकी पोर्टफोलियो कंपोजिशन काफी अच्छी है, और एचडीएफसी का लार्ज कैप फंड। ये पांच फंड है। बट अगेन आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि आप किस पैरामीटर से देखते हैं और कितना एलोकेशन करेंगे। और ऑब्वियसली किसी भी निवेशक को पांच फंड की जरूरत नहीं है। अगर आप एक भी अच्छा फंड चुनते हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, तो आई थिंक आपका जो पर्पस है वो पूरा होगा। ओके। तो ये कुछ फंड्स हैं हेमंत जी के पसंदीदा, निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, ये फंड आप ले सकते हैं। एचडीएफसी लार्ज कैप है, इन्वेस्को का लार्ज कैप है, और कोटक ब्लू चिप फंड। ये कुछ फंड्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। आइए दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला भी अब शुरू करते हैं, और पहला सवाल हमारे पास अमित जी का आया है। इनका सवाल लेते हैं। विश्वजीत जी, आप इनका एक बार पोर्टफोलियो स्टडी कीजिएगा। ये एनपीएस या यूपीएस, कौन सा विकल्प इनके लिए ज़्यादा बेहतर है, इस पर राय लेना चाह रहे हैं। मौजूदा तौर पर तो एनपीएस में ये पैसे डालते हैं। 50 साल की इनकी उम्र है, 36,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट ये एनपीएस में करते हैं। टोटल लगभग 54 लाख से ऊपर का इन्होंने रकम इकट्ठा कर ली है। अब निवेश कैसा रह सकता है, ये जानना चाह रहे हैं कि एनपीएस सही रहेगा या आगे जाके यूपीएस में ये इन्वेस्ट करें। क्या व्यू बन रहा है आपका विश्वजीत जी इनके सवाल पर? जी, बिल्कुल स्वाति जी, देखिए ये एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि इंसान को, एम्प्लॉय को अपना देखना होगा कि उसका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, उसकी मार्केट नॉलेज कैसी है, या उनके गोल्स कैसे हैं। क्योंकि जो अगर हम यूपीएस की बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस किया है ये, और इसमें गारंटीड पेंशन मिलती है। तो ये गारंटीड वर्ड बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है कि बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अमित जी हमारे साथ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अमित जी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड भी है। उनसे जरा समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अमित जी, स्वागत करते हैं मनी गुरु में आपका। आप सर जानना चाह रहे हैं कि एनपीएस आपके लिए अच्छा है, यूपीएस आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा और डिटेल्स देंगे कि आप हमारे एक्सपर्ट से क्या व्यू लेना चाह रहे हैं? जी, जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मेरा ऑलरेडी एनपीएस में जो कॉर्पस अभी प्रेजेंट टाइम में जो मेरा अभी हुआ है वो 54 लाख के करीब है, और 10 ईयर में मेरा रिटायरमेंट है 2035 में। और अभी मंथली एनपीएस में जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है मेरा और गवर्नमेंट का मिला के 36,000 पर मंथ होता है। तो 10 ईयर में मैं कितना उसको एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे इसी में रहना चाहिए या फिर यूपीएस में जाऊँ? कि मुझे पता है कि 2035 में मेरा बेसिक प्लस डीए मिला के अराउंड 3 लाख हो जाएगा। तो मेरा 35 में जो पेंशन बनेगा वो 1.5 लाख बनेगा पर मंथ। तो 1.5 लाख पर मंथ एश्योर्ड पेंशन है, और ये 54 लाख प्लस 36,000 पर मंथ हमारा अभी मार्केट लिंक है। तो एज अ मीन्स मैं जानना चाह रहा था कि मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए? अगर जो एक्सपर्ट है वो मेरी जगह होते तो क्या सेलेक्ट करते, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। ओके जी, विश्वजीत जी बताइए सर। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इस बात पे कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये नया ऑप्शन आया है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपको 1.5 लाख के करीब पेंशन मिलेगी, 50% जो भी आपका होगा उस समय, डीए प्लस बेसिक। तो ये तो है गारंटीड। अगर हम एनपीएस की बात करते हैं तो करीब 36,000 का अगर हम इसको लेके चले 10 साल के लिए, और 54 लाख को भी अगर हम 10% का रिटर्न लेके चले, तो ये 2.25 2.5 करोड़ के बीच में एक कॉर्पस बनता है,
क्योंकि ये मार्केट लिंक रिटर्न्स है, यहाँ पे गारंटेड रिटर्न्स नहीं है। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा फायदा जो मिल सकता है, एक तो ये है कि आप 60% पैसा जब 60 साल के होंगे टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। वो पैसा अगर आप 1.5-2 करोड़ रुपए अगर आप निवेश करते हैं, तो भी आपको 1 लाख सवा लाख के करीब पेंशन बन सकती है। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान भी ले सकते हैं और 75 साल तक आप अपना पैसा एनपीएस में भी रख सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आपको पैसे की आवश्यकता है या नहीं है। दूसरा जो है 40% जो है आपका किसी एन्युटी प्लान में जाएगा, वहां से भी आपको 5.5-6% की करीब करीब पेंशन आपको मिलेगी, जो कि टैक्सेबल होगी। तो ये जो विकल्प है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो 1.5 लाख का जो गारंटीड आपको पेंशन मिलेगा, वो आपको और उसके अलावा आपके बाद भी आपकी फैमिली को उसका 60% पेंशन मिलता रहेगा। तो ये तो बिल्कुल गारंटीड है, पीस ऑफ माइंड है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट में ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे, मेरे हिसाब से 10-11% रिटर्न लेके चलना चाहिए, क्योंकि एनपीएस में भी एसेट एलोकेशन है, वहां पे इक्विटी भी है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी है। तो सारा पैसा तो इक्विटी में नहीं जाएगा, मैक्सिमम 75% तक जा सकता है। तो भी आपको कुछ ना कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से यूपीएस यहाँ पे बेटर ऑप्शन नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी पेंशन 1.5 लाख गारंटीड वहां पे मिल रही है। और अगर हम 2.25-2.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस जनरेट कर भी ले, अगर आपको लमसम पैसा नहीं चाहिए 60 साल की उम्र में टैक्स फ्री, तो मेरे ख्याल में यूपीएस बेटर है। बट अगर आपको चाहिए, तो आप एनपीएस को चुन सकते हैं और वहां पे उम्मीद की जा सकती है कि शायद थोड़े बेटर रिटर्न्स बने। और आगे चल के भी आप जो 1.5-2 करोड़ रुपया आप लमसम निकालेंगे, उसको भी अगर अच्छे से निवेश करेंगे, 7-8% का अगर आप एसडब्ल्यूपी करेंगे, तो शायद थोड़ी सी आपकी पेंशन ज्यादा हो जाएगी यूपीएस से। बस इतना ही फर्क है। आपको चुनना है गारंटीड पीस ऑफ माइंड और मार्केट रेटेड रिटर्न्स। तो मेरे हिसाब से यूपीएस भी एक अच्छा विकल्प है, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी उम्र खुद 50 वर्ष की है और 10 साल बाद आप रिटायर हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद यूपीएस को चुनता। ओके, तो अमित जी, आपके लिए बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विश्वजीत जी ने बताया कि क्या फायदेमंद हो सकता है। कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन प्लीज बनाइएगा अपने इस फैसले को लेकर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और तुरंत लौटेंगे, दोनों एक्सपर्ट से बात करेंगे और कॉलर से भी हमारी चर्चा रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। आइए, अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर शामिल हो चुके हैं और उनसे जानते हैं क्या है उनका सवाल। मोहित जी इस वक्त हमारे साथ है। मोहित चड्ढा, नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम, मैंने एक आपको पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। मैं करंटली 11,000 की एसआईपी रन कर रहा हूँ और मैंने म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट ओके। आपको भेजी हुई है। और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 ईयर। ओके, ये 15 to 20 इयर्स का जो आपका टारगेट सेट किया है, ये क्या रिटायरमेंट प्लानिंग है या कुछ और? हाँ मैम, कह सकते हैं। और रिटायरमेंट प्लानिंग वैसे वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है मैंने। ओके, वेल्थ क्रिएशन का आपका पर्पस है। हेमंत जी, आप इनका पोर्टफोलियो जरा देखिए। फ्लेक्सी कैप है इनके पास, मल्टी कैप भी है। मोतीलाल ओसवाल के 3 फंड इन्होंने ले रखे हैं। एक इंटरनेशनल फंड भी है, एक थीमेटिक भी है, एक मिड कैप भी है। निपॉन के 2 फंड ले रखे हैं, जिसमें एक पैसिव भी है, स्मॉल कैप भी, और एसबीआई का कॉन्ट्रा भी है। कैसा लग रहा है फंड मिक्स इनका? आई थिंक 2-3 चीजें हैं यहाँ पे स्वाति। आई थिंक पहली बात, जैसा कि अगर हम एसआईपी अमाउंट को देखें तो 11,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कंसिडर करते हुए कि इनके पास 15 साल का समय है, ऑब्वियसली इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है कि एसआईपी से आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें। तो स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। एक चीज मैं इनको कहना चाहूंगा, कोशिश करें कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े हर साल, अपनी एसआईपी को भी स्टेप अप करते रहें, क्योंकि उससे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत ज्यादा आपको फायदा होता है और आपका जो कॉर्पस है कहीं ज्यादा बन सकता है। तो इससे पहले कि मैं फंड पे आऊं, तो मुझे लगता है कि अगर ये 15 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करें, अगर हम 12% की रिटर्न मान के चले, तो करीब करीब 65 लाख का कॉर्पस बनेगा। मैंने यहाँ पे जो इनका ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है 1,90,000 का, उसको भी कंसिडर किया है। तो इतना कॉर्पस बनेगा, इससे ज्यादा बनाना है तो जैसा मैंने कहा कि बहुत अच्छा तरीका है, आप स्टेप अप कीजिए। अब इनके पास 11,000 के लिए 8 फंड है। ऑब्वियसली जैसा आपने कहा कि डिफरेंट कैटेगरीज के फंड है, थीमेटिक फंड भी है, तो मुझे नहीं लगता कि 8 फंड की जरूरत है। यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो में, जो शायद उनके लिए अच्छा रहेगा। उनके फंड उनके पास अच्छे हैं, तो उन्हीं के जो एग्जिस्टिंग फंड है उन्हीं में हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा रीअलाइन कर दें। जैसे पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है, वहां पे आप 3,000 इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद कोटक मल्टी कैप है, जहाँ पे 3,500 इन्वेस्ट कीजिए आप। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,500,
और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2000। देखिए हमने डिफरेंट कैटेगरीज के फंड दिए हैं। हमने कोशिश किया है कि हम आपके एलोकेशन को बहुत ज्यादा बदले नहीं, लेकिन हमने नंबर ऑफ फंड्स को 8 से घटा के 4 कर दिया है, ताकि आपकी मॉनिटरिंग अच्छी हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो 11,000 फंड में लगाइए, और जैसा मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिए अगर हो सके तो हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ाइए, आपका कॉर्पस कहीं ज्यादा बड़ा बन सकता ओके, तो ये देखिए आपके लिए सलाह मोहित जी दी है हेमंत जी ने। कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है वहाँ, और स्टेप अप भी करते रहे एसआईपी में सालाना। ऑल द वेरी बेस्ट आपके टारगेट के लिए। दिनेश जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहते हैं? आप ऑलरेडी अराउंड 14,000 की एसआईपी कर रहे हैं, थोड़ा से अपने गोल्स बताएंगे हमें? हाँ मैम, ये 10 साल का है, 1 करोड़ का, और ये IDFC मिड कैप वाली तो मेरी पुरानी है, और बाकी मैंने जो नए कर रखे हैं अभी। ठीक है, SIP। तो मैम ये ओके, क्या मेरे 10 साल में 1 करोड़ एज के हिसाब से सही है मेरे जो मैंने यूज कर रखे हैं? 41 साल है आपकी उम्र। और विश्वजीत जी हाँ। जरा इनका पोर्टफोलियो देखिए, ऑलरेडी लगभग 5,80,000 का पोर्टफोलियो तो उन्होंने बना के रखा है। 14,000 की एसआईपी 10 साल में 1 करोड़ बना पाएंगे? जी बिल्कुल। दिनेश जी, जो आपका पोर्टफोलियो है, अगर पहले उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं जिसका अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि आपने बहुत सारे लार्ज कैप डिफरेंट फॉर्म्स में ले रखे हैं। आपके पास 2 लार्ज कैप फंड है, और इसके अलावा एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो करीब करीब 60-70% जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप की तरफ जा रहा है, और मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत कम एलोकेशन है। सिर्फ एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में आपने 2,000 करा हुआ है, और बंधन स्मॉल कैप में केवल 1,000 रुपए किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से 2 लार्ज कैप फंड की आवश्यकता नहीं है, ओवरलैप है। जैसा मैं बोल भी रहा था कि सारे लार्ज कैप फंड्स की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ से एक लार्ज कैप फंड से निकल सकते हैं। मेरे ख्याल में कोटक म्यूचुअल फंड से निकल सकते हैं, और ये जो 2,000 रुपए है, ये आप बंधन स्मॉल कैप में ऐड कर दीजिए, ताकि आपका डिफरेंट मार्केट कैप्स में एक्सपोजर जो है काफी इंक्रीज हो जाए। अगर आप 10 साल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा कम अवधि है। आपका जो लक्ष्य थोड़ा सा एम्बिशियस है, आप 1 करोड़ रुपया बनाना चाहते हैं, केवल 14,000 रुपए की एसआईपी अभी कर रहे हैं। और जो आपका कॉर्पस अभी जुड़ा हुआ है 5,80,000, अगर हम 12% का सीएजीआर लेकर चले तो ये 10 साल बाद केवल करीब करीब 18 लाख रुपए बन जाता है। तो 1 करोड़ के लक्ष्य के लिए 14,000 रुपए की एसआईपी पर्याप्त नहीं है। आपको करीब करीब 35,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी, तब जाके आप कहीं 1 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। या तो आप स्टेप अप करें और अवधि को लंबा कर दें, 10 साल की जगह 15 साल करें, तो शायद आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अन्यथा आपको अपनी एसआईपी काफी हद तक इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 साल के पीरियड में 1 करोड़ का लक्ष्य एम्बिशियस है, और अभी एसआईपी की जो अमाउंट है वो काफी कम है। तो जितना हो सके उतना बढ़ाएं, या फिर अवधि को लंबा करें और स्टेप अप अप्रोच फॉलो करें। हर साल अपना स्टेप अप बढ़ाते रहें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने गोल तक पहुंच पाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो 35,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी दिनेश जी। अगर उतनी अभी नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए। थोड़ा सा अपना गोल अगर आगे शिफ्ट कर सकते हैं 10 से 12 या 13-15 साल, तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा एग्जिस्टिंग एसआईपी में, और उसको थोड़ा स्टेप अप करने की भी सलाह विश्वजीत जी आपको दे रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं। प्रताप जी का सवाल लेते हैं, हमारे पास आया है। अपने बेटे के निवेश के लिए ये चाह रहे हैं कि राय दें। हेमंत जी आप प्लीज़ ये देखिएगा इस पोर्टफोलियो को। 26 साल की बेटे की उम्र है, 15 साल इन्वेस्टमेंट होराइजन है इनका। मौजूदा ऑलरेडी 45,000 के एसआईपी कर रहे हैं। 15 साल में 10 करोड़ का टारगेट है। फंड्स की फहरिस्त काफ़ी लंबी चौड़ी है। क्वांट का स्मॉल कैप है, क्वांट का ही एक्टिव भी ले रखा है, वहीं क्वांट का मिड कैप भी है, कैनरा रुपए को ब्लू चिप भी है, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी डेट भी है, एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी है, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा भी है, और इन्वेस्को का ही इंडिया गोल्ड ईटीएफ भी ले रखा है, और सिल्वर ईटीएफ भी एचडीएफ का है। तो लिए तो बहुत सारे फंड्स हैं अलग अलग कैटेगरीज के, लेकिन टारगेट को अचीव करने के लिए काफ़ी है क्या? जी स्वाति, देखिए इनका जो टारगेट है 10 करोड़ है, और ये 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं इनके आई थिंक जो बेटे हैं वो, और 15 साल का इनके पास और समय। तो कुल मिला के मैंने 17 ईयर्स का टाइम होराइजन लेके चला हूँ। अगर हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें तो करीब करीब 3 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। ऑब्वियसली जितना वो बनाना चाहते हैं, जितना बनाएंगे, इसमें काफी बड़ा गैप है। इसको पूरा करने के 2-3 तरीके हैं यहाँ पे। एक तो या तो अपना वो टाइम होराइजन, क्योंकि यहाँ पे अर्ली रिटायरमेंट की बात हो रही है, तो इनके पास एक पॉसिबिलिटी है कि अपने टाइम होराइजन को बढ़ा सके। अगर ये 10 साल बढ़ाएं तो इतने ही रकम से अपना जो कॉर्पस है पूरा कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि उनको अपनी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको 3 गुना बढ़ाना होगा,
क्योंकि अभी जो इनका जो बन रहा है कॉर्पस वो 3 करोड़ है, इनको 10 करोड़ चाहिए। तीसरा तरीका है कि अपनी एसआईपी को आप हर साल 20% से स्टेप अप कीजिए, तब जाके आप 10 करोड़ तक पहुंचेंगे। तो जहां तक लक्ष्य का सवाल है, ये 3 तरीके हैं वहां तक पहुंचने के लिए। पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव की जरूरत है डेफिनेटली। कैटेगरी शायद सही है, लेकिन फंड में थोड़ा जरूरत है। जैसे क्वांट स्मॉल कैप है, मुझे लगता है बंधन स्मॉल कैप एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। मिड कैप में 2 फंड्स हैं इनके पास, क्वांट मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल, दोनों में 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मुझे लगता है एक बेटर फंड है, उसमें आप 7,500 इन्वेस्ट कीजिए। और ये जो 2,500 जो यहाँ पे बचेगा, आपके पास जो मल्टी कैप फंड है, जैसे क्वांट मल्टी कैप है, मुझे लगता है कोटक मल्टी कैप एक बेटर ऑप्शन है, तो वहां पे आप ऐड कीजिए। यानी कोटक मल्टी कैप में टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 7,500 होगी। फिर इनके पास है आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट फंड। 15-17 साल के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इक्विटी हाइब्रिड से बेटर ऑप्शन होगी आप एक लार्ज एंड मिड कैप, जो आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप है उसी म्यूचुअल फंड का, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। उसके अलावा 2 फंड है इनके पास, एक गोल्ड फंड है, एक सिल्वर फंड है, दोनों में 5-5 हजार की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे पर्पस जो है वो वेल्थ क्रिएशन है। इक्विटी बेटर एसेट क्लास हो सकती है, लेकिन इन दोनों एसेट क्लासेस की भी जगह है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से अगर वो उसकी जगह में एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ले लें, जैसे व्हाइट ओक का जो मल्टी एसेट फंड है वो ले, तो दोनों सेगमेंट इन दोनों एसेट क्लासेस में भी आपको एक्सपोजर मिलेगा और साथ में एक बेहतर रिटर्न भी आपको मिल सकता है। तो वो आप करिए, वहां पे आप 10,000 इन्वेस्ट कीजिए और बाकी 2 फंड है उनमें आप बने रहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा पोर्टफोलियो को रिवैम्प करें। अच्छी बात ये है स्वाति, इनके पास समय है, 15 साल का समय है, तो जितना जल्दी इसको पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करेंगे उतना ज्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो ये है प्रताप जी आपके लिए राय, आपके पोर्टफोलियो पर कुछ बदलाव करें, बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद भी करेंगे हेमंत जी आपका, विश्वजीत जी आपका भी हमारे साथ आज के मनी गुरु में शामिल होने के लिए। ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए जी बिजनेस।